जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। Hello everyone. So today we are going to discuss in a shorter manner, in a smaller manner, though it's a very huge topic under BNS or IPC, but for have some overview, to have some clarity regarding the offense against property. Offense against property क्या होता है? क्योंकि मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो भी हैं, either it be a judiciary or it be a law optional UPSC or it be a assistant prosecuting officers, हमेशा ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ही कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, बिकॉज देयर इज अ रीजन, बिकॉज देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस इन several offenses which is against property. Though in IPC or BNS there are two form of offenses if we'll talk about. Form of offenses under this BNS or IPC. BNS as we all know 2023 में आए and IPC 1860. Offense against body and offense against property. दो टाइप के ऑफेंसेस होते हैं इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, बॉडी रिलेटेड एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड. बॉडी मींस ह्यूमन बॉडी. किसी एनिमल को मारने के लिए आपका ऑफेंस नहीं होगा जहां तक आईपीसी की बात है. ह्यूमन बॉडी को अगर आपने टच करा इंटेंशनली, अनलॉफुली, तो वो एक ऑफेंस है, वो एक सेपरेट टॉपिक है. हम आगे वो भी डील करेंगे अगली क्लासेस में. बट एज फार एज द ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज कंसर्न, देयर आर सेवरल ऑफेंसेस लाइक ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी. Number one, all these offenses we'll discuss in today's class in a glimpse manner. Now, theft. Now, second, extortion. Third, robbery. Fourth, dacoity. And fifth, cheating. Now, interestingly, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बीएनएस में एक नया सेक्शन आया है जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करता है. क्या? स्नैचिंग. इट विल टॉक अबाउट द सेक्शंस ऑफ बीएनएस. बीएनएस के सेक्शंस की बात कर रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में बीएनएस ही है. जितने आप स्टेट जुडिशरी का, लॉ ऑप्शनल का या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्जाम देंगे वहां पे आपको न्यू क्रिमिनल लॉज पढ़ने ही पढ़ने हैं. यू हैव नो अदर ऑप्शनल है. क्या सेक्शन है? सेक्शन 303, सेक्शन 308, 309, 310. चीटिंग हो गया और ऐसे तो बहुत सारे ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी होते हैं. क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तो डिटेल्ड फॉर्म में तो हम लोग क्लास में देखते हैं, बट ओवरव्यू अगर लेना हो तो उस केस में अगर हम देखें तो सीएमपी और सीबीटी भी डिफरेंट टॉपिक, वो भी हम लोग आगे देखेंगे कभी. लेकिन अभी सेक्शन 318 और स्नैचिंग सेक्शन 304, ये सारे सेक्शंस हम लोग पढ़ते इन आईपीसी और बीएनएस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग थेफ्ट से स्टार्ट करें, सेक्शन 303 बीएनएस, सेक्शन 378 आईपीसी. तो सबसे पहले आपको
ये जानना है कि जहां तक एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सर थेफ्ट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी करा जा सकता है, डेट मींस वेदर अ थेफ्ट कैन बी कमिटेड अगेंस्ट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, आंसर इज नो, थेफ्ट कैन ओनली बी कमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम थेफ्ट कमिट कर सकते हैं, नॉट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल थेफ्ट में अगर आप देखोगे ना, थेफ्ट के 5 एसेंशियल्स हैं, देयर आर 5 एसेंशियल्स फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। अगर आपने 5 जो एसेंशियल्स है वो समझ लिए, थेफ्ट कंप्लीट, डन, वेरी सिंपल, लॉजिकल, इजी। क्या देखो, फर्स्ट, whoever take dishonestly, that means dishonestly, there should be dishonest intention. Dishonest intention, if we talk about sir what is dishonest intention, तो IPC में और BNS में dishonest intention भी डिफाइंड है कि किसी को wrongful gain कॉज कर रहे हैं, wrongful loss, मतलब जिस पर्सन से आप वो प्रॉपर्टी ले रहे हो उसको तो लॉस हो रहा है ना, और आपको जो है वो गेन हो रहा है, तो आप एंटाइटल्ड नहीं हो उस गेन के, क्यों? क्योंकि आप उसके मालिक नहीं हो, यू आर नॉट द ओनर, तो सिंपल। तो डिसऑनेस्टली। सेकेंड, टेकिंग एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड, out of the possession of that person. Fourth, without that person's consent. And fifth, moves that प्रॉपर्टी। मैंने बोला था 5 एसेंशियल्स हैं जो अगर आपने पढ़ लिए और समझ लिए, थेफ्ट इज डन। एंड व्हाट आर दोस? देखिए, whoever takes any movable property dishonestly, it means there should be dishonest intention। आपकी जो इंटेंशन है ना वो dishonest होनी चाहिए कि मुझे ये चीज चुरानी है, I have to commit theft। ये नहीं होना चाहिए कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी है आपको दिमाग में कि नहीं ये तो मेरी प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं। क्योंकि होता है ना बहुत बार मिस्टेकली आपको लगता है यार ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी वॉच है, मेरा सेल फोन है, गलती से आपने उठा लिया, दैट डज नॉट अमाउंट टू थेफ्ट। व्हाट डज मीन बाय थेफ्ट? व्हेन यू हैव अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, this thing does not belongs to you and you want to take that property from that person who is the actual owner. With the actual owner. So first of all, the essential requirement is that there should be a dishonest intention. First of all. Second, taking any movable property. एक चीज तो क्लियर हो गई सर, एक चीज तो हमारे माइंड में एकदम क्लियर हो गई, क्या? जो ऑफेंस इन प्रॉपर्टी में जो थेफ्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कमिट होता है, नॉट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप घर का थेफ्ट नहीं कर सकते हो, आप लैंड का थेफ्ट नहीं कर सकते हो, हाँ आप कार का थेफ्ट कर सकते हो, बिकॉज इट इज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। व्हाट इज रिटन? सो डिसऑनेस्टली टेकिंग एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ दैट पर्सन। व्हाट इज मेंट बाय पोजेशन? देखो ये बोला जाता है, एक क्वेश्चन पूछते हैं, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में और इंटरव्यू में भी, वेदर थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट ओनरशिप और ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन। समझ लो इस चीज को, बहुत डिटेल फॉर्म में, चाहे 2 चीज पढ़ाऊंगा लेकिन ऐसे समझाऊंगा कि आपको लाइफ टाइम वो चीज याद रहेगी। क्या बोलते हैं कि वेदर, क्वेश्चन आता है, वेदर थेफ्ट is an offense against possession or offense against property. Sorry, this ownership.
क्या सर ये ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन है या ऑफेंस अगेंस्ट ओनरशिप है? समझना। अच्छा सर दोनों में डिफरेंस क्या है? सर जिसके पास ओनरशिप है उसी के पास तो पोजेशन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब एक बात बताओ, आपका फोन जो है वो खराब हो गया, आपने वो फोन रिपेयर शॉप में जाके दे दिया, ठीक है ना, उसको ठीक कराने के लिए रिपेयर शॉप वाले ने कहा कि सर 2 दिन लगेंगे, 2 दिन बाद आएगा आपका फोन सही हो जाएगा। तो ओनर कौन हुआ? उसका फोन का आप, लेकिन पोजीशन किसके पास है? फोन ओनर जो है वो शॉप ओनर के पास। और क्या है कि आपने खुद अपनी कंसेंट से उसको पोजीशन दिया है। तो देखो ओनरशिप आपके पास है, लेकिन लॉफुल पोजीशन 2 दिन के लिए किसके पास है? शॉप ओनर के पास। थीफ आया, उसकी शॉप से वो फोन ले गया, तो ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन हुआ या ऑफेंस अगेंस्ट ओनरशिप हुआ? तो आंसर ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन। मतलब अगर शॉप ओनर चाहे वो भी आपके फोन के लिए उस थीफ के अगेंस्ट जो है वो केस रजिस्टर करवा सकता है, इवन दो वो केस जो है वो जो सेल फोन है वो उस थीफ का, जो उसका शॉप ओनर है वो उसका नहीं है। दिस इज द केस, दैट्स व्हाई हम लोग क्या कहते हैं? इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन। इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन। इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन। पोजेशन के अगेंस्ट में क्या है? ये एक ऑफेंस है। समझ में आई बात? तो इसीलिए बोलते हैं चीज आ जाइए वापस से, क्या ये आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ दैट पर्सन, तभी लिखा है ना, ये जो पोजेशन वर्ड है ना इसको समझना, लॉफुल पोजेशन की बात कर रहा है, अनलॉफुल की नहीं। ये नहीं कि कोई पर्सन जिसने कमिटेड थेफ्ट और उस थीफ की पोजेशन से भी कोई और पोजेशन, कोई और चोर जो है वो थीफ है जो उसकी पोजेशन से ले गया, दैट डज नॉट अमाउंट टू थेफ्ट। व्हाई? बिकॉज द थीफ हैज नो लॉफुल पोजेशन। That means whatever is written over here out of the possession, that should be lawful. That should be lawful possession. That should be lawful possession. This have to kept in your mind. ये आपको याद रखना है कि lawful possession होगा जिस possession, जिस person के possession से वो property जा रही है उसका lawful possession होना चाहिए। So what you understood? Dishonestly taking out any movable property out of the possession. Next, without that person's consent. कंसेंट होगी ही, अगर वो कंसेंट दे ही देगा कि मेरी प्रॉपर्टी है वो ले जाओ, देन हाउ एंड व्हाई इट वुड अमाउंट टू थेफ्ट? तब तो थेफ्ट होगा ही नहीं। इट इज वेरी मच अंडरस्टूड दैट व्हाई दैट इन ऑर्डर टू कमिट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट द प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल। अनमूवेबल के साथ दैट प्रॉपर्टी शुड टेक डिसऑनेस्टली आउट ऑफ द पोजेशन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट। उस पर्सन की ना जिसके पास उसका ओनरशिप था, जिसके पास उसका पोजेसिव राइट था, उसकी कंसेंट नहीं लिया आपने। अगर कंसेंट ली तब तो थेफ्ट होता ही नहीं। सो द फोर्थ पॉइंट इज आउट ऑफ द विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी। आप वो प्रॉपर्टी क्या करेंगे? वो आप वो प्रॉपर्टी ले गए उसकी पोजेशन से, आप वो प्रॉपर्टी उसके पोजेशन से ले गए। यू हैव टेकन आउट फ्रॉम द पोजेशन ऑफ दैट पर्सन, और जैसे ही आपने वो चीज मूव करी इट अमाउंट्स टू थेफ्ट। इसमें एक और क्वेश्चन आया होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है एस्पिरेंट्स को कि सर एक बात बताइए, जैसे ही थीफ ने प्रॉपर्टी उठाई अभी तक वो प्रॉपर्टी अपने घर लेके नहीं पहुंचा, अभी तक वो प्रॉपर्टी जो है वो थेफ्ट मार्केट में नहीं पहुंचा, अभी तक वो प्रॉपर्टी जो है उसने अपने पॉकेट में नहीं रखी या बैग में या पॉकेट में नहीं रखी, उसने सर सिर्फ वो उठाया, और जैसे ही उसने उठाया वैसे ही मूव हो गया। तो क्या सर सिंपल जो भी उसने प्रॉपर्टी मूव करी जैसे ही मूव करी वेदर इट अमाउंट्स टू थेफ्ट और नॉट? आंसर इज यस। तो क्वेश्चन क्या अराइज होता है? व्हाट क्वेश्चन डज इट अराइज? दैट बाय सिंपली मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी amounts to theft or not। तो अगर डिसऑनेस्टली है, आउट ऑफ द पोजेशन है, विदाउट एट पर्सन कंसेंट है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, और सिंपली उसने सिर्फ थोड़ी सी मूव भी कर दी ना प्रॉपर्टी, देन आंसर इज यस।
आंसर इज यस, यस इट अमाउंट्स टू थेफ्ट। हां बिल्कुल थेफ्ट होगा वो। क्यों? वाई? क्यों? बिकॉज डिसऑनेस्ट इंटेंशन उसकी उस टाइम पर थी जिस टाइम वो मूव कर रहा था। मतलब अगर स्लाइट मूव भी कर दिया ना उसने प्रॉपर्टी को विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, इट अमाउंट्स टू थेफ्ट। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर अगर कोई पर्सन जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी लेकर जा रहा है और मूवेबल प्रॉपर्टी लेते ही जैसे ही उसने मूव करा डिसऑनेस्टली विदाउट दैट पर्सन कंसेंट और जो है मूवेबल प्रॉपर्टी कराए और जैसे ही उसने वो चीज उठाई, फॉर एग्जाम्पल सेल फोन हो गया, वॉच हो गई या जो भी हो गया, उसके हाथ से गिर गई, इट कंप्लीटली बीइंग वेंट ऑफ फ्रॉम हिज, उसके हाथ से गिर गई वो चीज। तो क्या क्वेश्चन ये रहा था, क्या इस केस में भी सर एक और बताइए, क्या इस केस में भी थेफ्ट हुआ? आंसर इज यस। इट डजंट रिक्वायर एंड इट डजंट मीन कि आपको प्रॉपर्टी अपने पास ही रखनी है तभी थेफ्ट होगा। आपने सिंपली मूव करी और प्रॉपर्टी आपके हाथ से गिर गई, आप ट्रेन में जा रहे थे, यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस एंड यू आर कमिटिंग थेफ्ट, और जैसे आपने थेफ्ट कमिट करा वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से गिर गई, रोड पे गिर गई। नाउ वेदर यू आर बीइंग लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट? आंसर इज यस, तब भी आप लायबल हो फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। बिकॉज वाई? द रीजन इज यू आर फुलफिलिंग द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। आप रिक्वायरमेंट्स पूरे कर रहे हो किसके? थेफ्ट के। इसी वजह से वो क्या है? वो ऑफेंस है। तो सिंपली मूविंग, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि सिंपली मूविंग भी देन इट अमाउंट्स टू ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। नाउ इफ यू आर सेटिस्फाइंग ऑल दिस कंडीशन, dishonestly movable possession, person consent, move their property, answer is yes, it amounts to theft under section 303 of BNS and 378 of IPC। बस इतनी बात कर रहा है कौन सा? थेफ्ट। दैट्स इट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसी में एक और जो नया सेक्शन एड ऑन हुआ है, मैंने आपको बताया था, दैट इज स्नैचिंग। इसी में एड ऑन हुआ है सेक्शन 304 में, सेक्शन 304 जो आईपीसी में नहीं था, ऑफ बीएनएस 2023। किसकी बात करता है? स्नैचिंग की। स्नैचिंग क्या बात करता है? तीन चीजें देखनी है बस आपको स्नैचिंग में। क्या? क्विकली, सडनली, फोर्सिबली। बस स्नैचिंग क्या है? देखो हिंदी में तो आपने बहुत तो सुना होगा कि हाँ ये चीज छीन ली जाते हुए, वाज ट्रैवलिंग थ्रू अ मेट्रो और थ्रू अ पर्सनल व्हीकल और थ्रू ट्रेन, जो भी है, तो वही पर्सन आया, वो उससे कोई मूल बॉडी छीन के चला गया, दैट अमाउंट टू स्नैचिंग। बट एज पर द बीएनएस व्हाट एग्जैक्टली अमाउंट्स टू स्नैचिंग, वो आपको समझना है। तो स्नैचिंग का मतलब क्या है? स्नैचिंग का सिंपली मतलब है whoever, that means a person come to you and he has either quickly, suddenly or forcibly, quickly, suddenly और forcibly बोलना जोर जबरदस्ती से या एकदम से, suddenly उसने आपसे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी छीनी और आपसे लेके भागा। देखो थेफ्ट में क्या होता है ना, पता जरूरी नहीं है that you should have the information into your mind that whether that person who had entered into your house and he had committed the theft। हो सकता है कि आप घर से बाहर हो, आप ट्रैवल करने गए हो, आप कुछ परचेज करने गए हो मार्केट में, और कोई आया और आपके घर से जो है वो चीज, कोई मूल प्रॉपर्टी निकाल के ले गया, चुरा के ले गया, देन इट अमाउंट्स टू थेफ्ट। बट स्नैचिंग में क्या होता है? आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी आपके पोजेशन से चली गई, जोर जबरदस्ती, क्विकली, सडनली एंड फोर्सिबली। In that case it amounts to snatching। तो अगर आप सेक्शन 304 पढ़ोगे ना किसका? बीएनएस का, in the very first line they are saying that what? section 304 BNS, what they are saying? theft is snatching if, मतलब पहले तो वो चीज थेफ्ट तो है ही, लेकिन थेफ्ट से आगे कैसे बढ़ी? थेफ्ट के एसेंशियल तो पूरे कर रही है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, हाँ है ही ऑब्वियसली, अगर लेके भागा तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो है ही। क्या? मूल प्रॉपर्टी भी लेके भागा है, उसकी कंसेंट भी नहीं थी, उसके पोजेशन से भी लेके भाग गया, मूव भी कर दी प्रॉपर्टी, लेकिन वो थेफ्ट क्यों नहीं है? स्नैचिंग क्यों है? क्यों? बिकॉज
थेफ्ट इज स्नैचिंग इफ सडनली, वही वाली बात आ जाती है, सडनली, क्विकली और फोर्सिबली, सडनली, क्विकली और फोर्सिबली वो लेकर मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो गया, ही हैज रन अवे, भाग गया वो, तो थेफ्ट क्या बन जाएगा, स्नैचिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आईपीसी में नहीं था, ये अब इसी में मेंशन है, किसमें, बीएनएस में, स्नैचिंग में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही वो लेके भागा। तो ये भी हम लोगों ने देखा, थेफ्ट इज स्नैचिंग। और क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या है कि भाई स्नैचिंग में भी क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टी, क्या होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए। ये आपको क्या रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन ये भी हो गया। अब चलते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब क्या है, देखिए थेफ्ट हो गया, अब स्नैचिंग भी हो गया, अब आती है एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन, और ये मेंशन है सेक्शन 308 बीएनएस में एंड सेक्शन 383 आईपीसी, सेक्शन 383 किसमें, आईपीसी में। अच्छा बात यह था एक्सटॉर्शन, देखो समझना, एक्सटॉर्शन सिंपली इतनी बात कर रहा है कि कोई पर्सन डरा धमका के आपसे प्रॉपर्टी ले रहा है। थेफ्ट में डराना धमकाना नहीं है, थेफ्ट में तो हो सकता है आपको पता ही ना हो दैट पर्सन हैज टेकन और दैट पर्सन हैज, यू आर कंप्लीटली ignorant that that person has taken your movable property out of your possession। लेकिन एक्सटॉर्शन में क्या है, whoever threatens you to cause injury if you will not deliver property to that person, if you will not deliver property to that person, तो क्या कर रहा है, वो आपको इंजरी कॉज करने का क्या कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, that if you will not deliver property to me I may cause you injury, injury in the cause of, injury in the cause of either he will cause you death, he will cause you grievous hurt। तो से मेरा सही क्या एक्सटॉर्शन का, whoever is threatening other person, थ्रेटनिंग अदर पर्सन, दूसरे पर्सन को थ्रेटन कर रहा है इन ऑर्डर फॉर एनी इंजरी, कोई इंजरी कॉज करने के लिए। और पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड थ्रेटनिंग, क्या पर्पस होना चाहिए थ्रेटनिंग का, सिंपल, कोई प्रॉपर्टी लेना उससे, कोई प्रॉपर्टी लेना उससे, क्या, इन ऑर्डर टू टेक और रिसीव प्रॉपर्टी, इन ऑर्डर टू रिसीव प्रॉपर्टी, in order to receive property from him। आपको थ्रेटन कर रहा है इंजरी कॉज करने के लिए, आपसे कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए। अच्छा एक और चीज, आपके पास सडनली यू गॉट अ कॉल एंड द पर्सन मेकिंग कॉल इज थ्रेटनिंग यू दैट टुमारो इफ यू नॉट deliver him 2 crore rupees he will kill you। What offense does it make? Extortion। Why? Because they are fulfilling their major condition of extortion। How? Because they are threatening you to deliver any property and threatening you in which case, in order to cause you injury if you will not deliver the property, and the property can be either, थेफ्ट में हमने क्या बोला था, प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल, थेफ्ट में प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मूवेबल। इन एक्सटॉर्शन प्रॉपर्टी कैन बी आइदर, कि या तो ये प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये घर जो है ये मेरे नाम कर दो, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी मुझे डिलीवर कर दो। दैट मींस अंडर दिस इन ऑर्डर टू टेक रिसीव प्रॉपर्टी, आंसर इज प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल और इमूवेबल, कैन बी मूवेबल और इमूवेबल, मूवेबल भी होनी चाहिए, इमूवेबल भी होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी उसके रिगार्डिंग, ये आपको देखना है। तो क्या समझा, एक्सटॉर्शन में कोई पर्सन थ्रेटन कर रहा है। अच्छा एक और चीज, एक्सटॉर्शन में और थेफ्ट में एक और डिफरेंस है भाई, थेफ्ट में आपको कोई डर नहीं है इंजरी का,
कोई डर नहीं इंजरी का। देखो 5 मिनट बचा है, 5 मिनट में लास्ट कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी बहुत वाइड कंसेप्ट है, लेकिन द कंसेप्ट विच आई एम मेकिंग अंडरस्टैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने वही बात बोली कि अगर एक टॉपिक भी समझो लेकिन उसको बहुत इन डेप्थ समझो। Now what I'm saying that in the case of theft there is no fear of injury, there is no fear of injury। theft में कोई इंजरी का फियर नहीं है। कोई पर्सन आया आपके घर में, चोरी करके चला गया, आपको पता भी नहीं चला, जनरली यही होता है। But in the case of extortion you have complete knowledge that आप से कोई पर्सन क्या कर रहा है, पर्सन इज थ्रेटनिंग यू to commit an injury against you or either you or any of your relative। एक क्वेश्चन अराइज होता है क्या कि सर एक बात बताइए, क्या इसमें जो इंजरी कॉज करने का जो थ्रेटन कर रहा है वो मुझे, क्या सिर्फ मुझे ही थ्रेटन कर सकता है या मेरे किसी क्लोज रिलेटिव को भी कर सकता है? आंसर इज क्लोज रिलेटिव को भी कर सकता है, जिससे आप कनेक्ट हो क्लोजली, आपके बच्चे को, आपके पेरेंट्स को या किसी को भी। The ultimate intention and motive behind threatening is to receive property। तो एक चीज देखना, एक और डिफरेंस है थेफ्ट में और एक्सटॉर्शन में, क्या कि थेफ्ट में तो वो खुद ही आपके पोजीशन से वो प्रॉपर्टी ले जा रहा है और हो सकता है आपको पता भी ना हो, और जनरली ये होता है कि आपको पता नहीं होता, और अगर पता होता है तो स्नैचिंग हो गई। इन केस ऑफ एक्सटॉर्शन आप खुद ही उसको प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहे हो बाय योर ओन हैंड्स। समझना इस चीज को। इन केस ऑफ एक्सटॉर्शन you yourself is delivering that property क्या होती है, मूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल टू हिम, मूवेबल और इमूवेबल टू हिम। इसमें क्या होता है, यू योरसेल्फ डिलीवरिंग दैट प्रॉपर्टी टू हिम आउट ऑफ द फियर ऑफ एनी इंजुरी। अब ये इंजुरी कैसी भी हो सकती है, आईपीसी और बीएनएस में इंजुरी भी डिफाइंड है। कैसे समझना, 2 मिनट बचे हैं, लास्ट में समझना बस। इंजुरी कैसे, देखो बॉडी में भी इंजुरी हो सकती है, माइंड में भी, रेप्यूटेशन में भी और प्रॉपर्टी में भी। दैट मीन या तो वो आपको थ्रेटन कर रहा है कि आपको जो है वो इंजरी कॉज करेगा, आपको मार देगा, और क्या कह रहा है माइंड में मतलब आपके किसी क्लोज रिलेटिव को थ्रेटन कर रहा है। मतलब थ्रेटन तो आपको कर रहा है, ये कह रहा है आपके किसी क्लोज रिलेटिव को मार दूंगा, तो क्या रहा है आपके माइंड पे इंजरी हो रही है डायरेक्ट। रेपुटेशन मतलब कि भाई अगर आपने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी, कल मैं आपके आगे डेफिमेटरी स्टेटमेंट जो है पब्लिश करा दूंगा दैट यू हैव सम अदर extramarital affairs with that particular woman। ये भी एक्सटॉर्शन हुआ। और प्रॉपर्टी क्या कि अगर ये प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई तो आपकी उस प्रॉपर्टी को क्या कर दूंगा, डैमेज या डेट्रियोरेट कर दूंगा। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो है वो आपको थ्रेटन कर रहा है इन ऑर्डर टू कॉज इंजरी, एंड व्हाई ही इज थ्रेटनिंग यू इन ऑर्डर टू रिसीव प्रॉपर्टी फ्रॉम यू आइदर मूवेबल और इमूवेबल, इन दैट पर्टिकुलर केस you are being completely what? You are being completely being a victim of extortion, completely a victim of extortion। तो आज हमने क्या देखा, हमने 2 मेजर ऑफेंस देखे, क्या, थेफ्ट में और एक्सटॉर्शन में। व्हाट इज थेफ्ट एंड व्हाट एक्सटॉर्शन। एक स्नैचिंग भी देखा जिसमें हम लोगों ने स्नैचिंग का छोटा सा पार्ट पढ़ा, इसमें आपको डिफरेंस जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपको डिफरेंस समझना है। और थेफ्ट आता है सेक्शन 303 ऑफ बीएनएस और 378 आईपीसी में, और एक्सटॉर्शन आता है सेक्शन 308 बीएनएस एंड सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी, जो आपको देखना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो रिगार्डिंग द ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन विच यू अंडरस्टूड थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। Thank you very much. We'll meet in next video for the other related offenses.
थैंक यू वेरी मच. Subscribe for more content.